हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, या इसी को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। समझे बच्चों कि आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी गुण, या हम इसी को क्या बोलते हैं, ध्रुवण। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, आयोनिक कंपाउंड में जब अनइक्वल साइज के कैटाइन और एनाइन होते हैं, मींस कैटाइन काफी छोटा और एनाइन काफी बड़ा हो, तो जो कैटाइन है वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो एनाइन है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर डिस्टॉर्टेड हो जाता है, और इस तरह से कैटाइन द्वारा एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्टेड करना ही क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। समझे बच्चों कि जब आयनिक यौगिक में असमान आकार के धनायन और ऋणायन होते हैं, मतलब कैटाइन काफी छोटा हो और ऋणायन काफी बड़ा हो, तो जो कैटायन या धनायन है वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे में ऋणायन का जो इलेक्ट्रॉन अभ्र है वो नाभिक के चारों ओर सममित रूप से वितरित न रहकर और कैसा हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो इस तरह से धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत करना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण। और यही मैंने लिखा है कि स्मॉल कैटाइन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बिगर एनाइन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन आयनिक मॉलिक्यूल। एज अ रिजल्ट एनाइन क्लाउड इज डिस्टॉर्टेड, मतलब पोलराइज्ड। इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। बात समझ गए ना बच्चों, ठीक है। मींस देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेक्स प्लेस। अब और आगे बता दूं कि जब इस तरह का डिस्टॉर्शन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, जो एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैटाइन की ओर जब क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो ऐसे में कैटाइन और एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। मींस कैटाइन और एनाइन के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, और उस मॉलिक्यूल में, आयनिक कंपाउंड में अब क्या डेवलप हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यही मैंने लिखा है कि मींस देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेक्स प्लेस एंड आयनिक बॉन्ड अक्वायर्स कोवेलेंट कैरेक्टर इन मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब जहां मॉलिक्यूल में, आयनिक कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल में जहां आयनिक कैरेक्टर होना था वहां पर क्या आ गया, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इस तरह से हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप्स इन, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। समझे बच्चों, ये लिखा है मैंने कि आयनिक अणु में छोटा कैटाइन बड़े ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे बड़े ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अभ्र विकृत हो जाता है। मतलब अब वो जो है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ना रहकर, गोल ना रहकर, अब वो क्या हो जाएगा, विकृत हो जाता है। तो इसे बोलते हैं ध्रुवण। अर्थात आयनों के मध्य इलेक्ट्रॉन अभ्र का क्या हो गया, सहभाजन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अभ्र का सहभाजन हो जाता है, और आयनिक बंध में कौन सा लक्षण आ जाता है, सहसंयोजी लक्षण। मैं अभी आपको डायग्राम से समझाता हूं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये है एक स्मॉल कैटाइन और ये है बिगर एनाइन, ठीक है। ये किस में है, दोनों आयोनिक मॉलिक्यूल में। मतलब एक आयोनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है, हालांकि मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वो तो क्रिस्टल होता है पूरा, लेकिन मैं यहाँ पर एक इस तरह से ले लूँ कि ये एक आयोनिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक कैटाइन और एनाइन इस तरह से अनइक्वल साइज के दिखते हैं। अब ये दोनों जब एक दूसरे के पास आए, या इस तरह से इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, तो ऐसे में क्या हो कि अगर ये केवल अट्रैक्ट रहे, अर्थात इनके बीच में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तब तो यहां पर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। समझ गए ना, मतलब केवल ये कैटाइन और एनाइन केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण जुड़े हों,
किसी तरह से टच में ना हो, तब इनमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर। लेकिन जब कैटाइन छोटा हो और एनाइन काफी बड़ा हो, तो कैटाइन जो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को है वो अपनी ओर क्या करता है, इस तरह से अट्रैक्ट करता है। तो आप देख रहे हैं कि अब ये जो क्लाउड है वो जो इस तरह से, इसमें आप देख रहे थे कि ये जो है क्लाउड इस तरह से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, एक सा डिस्ट्रीब्यूट था। अब क्या होगा कि ये क्लाउड जो है एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अब वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर इस तरह से आप देख रहे हैं डिफॉर्म हो गया, विकृत हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। तो इस तरह से डिस्टॉर्शन होना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इस तरह से डिस्टॉर्टेड होने, किसके द्वारा, कैटाइन द्वारा डिस्टॉर्टेड होने की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन को ही क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। समझ गए होगे आप कि कैटाइन द्वारा एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्टेड करना ही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। और फिर क्या होगा कि ये दोनों क्लाउड एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, इस तरह से आप देख रहे हैं कि मिक्स हो गए, और उनके मिक्स हो जाने के कारण अब यहां पर जब दोनों क्लाउड मिक्स हो गए तो वहां पर क्या हो गई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अर्थात कोवैलेंट नेचर आ गया। क्यों, क्योंकि अभी केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण अट्रैक्ट हो रहे थे, उनके क्लाउड एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ जैसे ही ये मिक्स हो गए इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मिक्स होना ही क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से वहां पर क्या डेवलप हो गया, कोवैलेंट कैरेक्टर। और जितना ज्यादा ये मिक्सिंग होगी उतना ज्यादा ही कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। तो समझ गए बच्चों कि इस तरह से ये था स्मॉल, छोटा धनायन, ये था बड़ा ऋणायन, इसने इसके अभ्र को अपनी ओर आकर्षित किया, ये विकृति आई, विकृति के बाद दोनों क्लाउड मिक्स हो गए, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन हो गया, और उसमें क्या आ गया, सहसंयोजी गुण। अब हम आ जाते हैं, अब एक होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, कैटाइन की ध्रुवण क्षमता। तो देखो कैटाइन की वो टेंडेंसी जिसके कारण वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, पोलराइजिंग पावर। मतलब एबिलिटी ऑफ कैटाइन टू पोलराइज द एनाइन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। कैटाइन द्वारा एनाइन को इस तरह से पोलराइज्ड करने या उसे डिस्टॉर्टेड करने की जो टेंडेंसी है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। समझे बच्चों कि धनायन द्वारा ऋणायन, ठीक है, यहाँ क्या है, ऋणायन, ऋणायन के अभ्र, मतलब ये है ऋणायन के अभ्र को ध्रुवित करने की क्षमता ही धनायन की क्या कहलाती है, ध्रुवण क्षमता। मतलब है कि कैटाइन की एबिलिटी जिसके कारण ये जो क्लाउड है डिस्टॉर्टेड होता है, तो इसे बोलते हैं कैटाइन की पोलराइजिंग पावर। दूसरा होता है पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता, कि एनाइन की वो टेंडेंसी जिसके कारण उसका क्लाउड क्या हो जाए, डिस्टॉर्टेड हो जाए, तो इसे बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन एनाइन टू गेट डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड बाय कैटाइन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। मतलब है कि जो एनाइन है, एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या होना, डिस्टॉर्टेड होना, पोलराइज्ड होना, इसी को हम बोलते हैं क्या, पोलराइजेबिलिटी। तो इस तरह से ये किस में मिलता है, एनाइन में। तो द टेंडेंसी ऑफ एनाइन टू गेट डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड, तो इसे बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। समझे बच्चों, ऋणायन द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन अभ्र को धनायन द्वारा विकृत करने की जो प्रवृत्ति है, उसे ऋणायन की ध्रुवणता कहते हैं। तो यहां तक बात समझ गए होगे, आप इसे लिखें। अब देखो बच्चों, जो कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर है वो इस तरह से आपको याद रखना है, कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। समझे बच्चों, अणु का सहसंयोजी गुण धनायन गुण जो है वो धनायन की ध्रुवण क्षमता के समानुपाती, और कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल सहसंयोजी गुण, ठीक है, ये है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ऋणायन की ध्रुवण क्षमता। ये दो चीजें ध्यान रखोगे, फिर आप बहुत ही आसानी से ये बता सकते हो कि कब कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा ज्यादा और कब कम रहेगा। तो इसी को बताने के लिए फाजान्स रूल दिया गया था। फाजान्स रूल है कि किसी भी कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में, जो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है, या हम ये कहें कि
मॉलिक्यूल के अंदर जो पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उन्हीं को बताता है फाजांस रूल कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ, ठीक है, फैक्टर्स व्हिच आर डिटरमाइंड बाय फाजांस रूल। समझे बच्चों कि ध्रुवण जिन कारकों पर निर्भर करता है उन्हें फाजांस नियम से दिया जाता है, और ये फैक्टर्स दो ही है मेन। एक होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, धनायन की ध्रुवण क्षमता, और एक है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ऋणायन की ध्रुवणता। अब हम इन दोनों को समझते हैं, ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो यहां आ जाते हैं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किस पर डिपेंड करती है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, पोलराइजिंग पावर, ठीक है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, समझे बच्चों, कैटायन की ध्रुवण क्षमता समानुपाती है चार्ज ऑफ कैटायन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज ऑफ कैटायन। जितना ज्यादा चार्ज कैटायन का उतना ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर, क्योंकि छोटा होता जाएगा कैटायन और वो ज्यादा क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटायन, समझ गए ना, मतलब है कि कैटायन की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कैटायन बड़ा है तो पोलराइजिंग पावर उसकी क्या हो जाएगी, कम। फिर से देखें, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कैटायन, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। समझे बच्चों, कैटायन का आवेश के तो समानुपाती है और कैटायन के आकार के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। कैटायन की ध्रुवण क्षमता, और भी दूसरा है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन अगर देखना है तो आपको देखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट। जो सबसे लास्ट में ऑर्बिट आ रही है कैटायन में, उसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी इसकी, कैटायन की। मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो यहां पर है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है, किस पर डिपेंड कर रही है। तो ये आपको मैं अभी बताया कि चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यहां पर आप देखें कि लिथियम, बेरिलियम 2+, बोरॉन 3+, कार्बन 4+, या हम यहाँ आना Na+, उससे ज्यादा Mg2+, उससे ज्यादा Al3+, उससे ज्यादा Si4+, तो चार्ज बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि इनमें अगर आप चलेंगे इस तरह से तो ये कौन सा पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, समझ गए ना, इसका पॉजिटिव वेरिएशन है, बढ़ता क्रम है बच्चों। अगर अब मैं इनके कंपाउंड्स पे बात करूं कि इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर्स देखने हैं तो आप देखेंगे कि यहां से लेके CCl4 तक या NaCl से लेके SiCl4 तक कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अब आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोवैलेंट कैरेक्टर के। अगर आपको इनमें मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले तो ध्यान रखें कि मेल्टिंग पॉइंट जो है इस तरफ अगर आप जाएंगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस तरफ जाएं तो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, थर्मल स्टेबिलिटी है, ये सब क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, समझ गए ना। यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बाकी सारी प्रॉपर्टी जो ये लिखी है वो उल्टा हो जाएंगी, समझ गए। ठीक इसी तरह के अगर हम साइज के बेस पर देखें तो जितना छोटा साइज उतनी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर ये कौन सी है, पोलराइजिंग पावर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पोलराइजिंग पावर आप देख रहे हैं कि डिक्रीज होता जा रहा है, जबकि यहाँ इंक्रीज था क्योंकि साइज बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से कोवैलेंट कैरेक्टर में अगर आपकी बात करें तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी इसी ऑर्डर में डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा था, यहाँ साइज बढ़ रही है तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, अर्थात पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। जैसे LiCl से लेकर सीजियम क्लोराइड तक चले तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। या यहाँ से लेकर यहाँ देखें तो जब कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी ये इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से साइज के बेस पर देखा आपने, चार्ज के बेस पर किसके लिए देखा, ये कैटायन। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट था कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट, जो भी आउटर ऑर्बिट है। तो जैसे Na है, इसमें 2 और 8 कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आउटर ऑर्बिट में,
8, जबकि कॉपर 1+ में 18 है, जिंक 2+ में 18 है, गैलियम में 18 है, लेकिन उनके चार्ज भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि Na+ के रिस्पेक्ट में ये सारे जो कैटाइंस हैं ये ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखेंगे, मतलब Na+ से ज्यादा Cu2+, Cu1+, इससे ज्यादा Zn2+, उससे ज्यादा गैलियम 3+, क्योंकि इनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं लेकिन चार्ज भी बढ़ गए। तो इसका मतलब है कि इनके कोवेलेंट कैरेक्टर भी इस ऑर्डर में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। यहां तक बात समझ गए होंगे। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर कैटाइन की पोलराइजिंग पावर बताना। अब हम आ जाते हैं एनाइन की पोलराइजेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा पोलराइजेबिलिटी एनाइन की उतना ही ज्यादा कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर। तो देखो पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ एनाइन। जितना ज्यादा चार्ज एनाइन का उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि एनाइन में ज्यादा चार्ज होगा तो क्लाउड ज्यादा फैला होगा, क्लाउड ज्यादा होगा तो उसका डिस्टॉर्शन भी ज्यादा होगा, या फिर साइज ऑफ एनाइन, एनाइन बड़ा हो तो भी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम एनाइन के बेस पे आ जाए कि अगर साइज ऑफ एनाइन, अभी मैंने बताया कि जितनी बड़ी साइज एनाइन की उतनी ही ज्यादा उसके पोलराइजेबिलिटी होगी। तो अगर फ्लोराइड आयन से हम आयोडाइड आयन तक चले तो आप देख रहे हैं कि साइज बढ़ रही है, तो इसका साइज इंक्रीज तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। जैसे HF से लेके HI तक जाए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्लोरीन जो है कार्बन के फ्लोराइड्स, मतलब है कि एल्काइल हैलाइड में फ्लोराइड से लेके आयोडाइड तक जाए तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आप समझ गए होंगे साइज। अब कोई भी एनाइन की साइज आपको बताई गई हो, आप उसमें ध्यान देना है। जैसे मैं कहा H2O, इससे ज्यादा हो जाएगा H2S, तो इससे ज्यादा होगा H2SC, मतलब यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी माइनस, लेकिन इससे बड़ा साइज सल्फाइड का, सल्फाइड से सेलेनाइड का। तो इस तरह से यहाँ पर ये कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर। अब हम आ जाते हैं चार्ज ऑफ एनाइन। चार्ज जितना ज्यादा एनाइन का उतना ज्यादा उसका डिस्टॉर्शन होगा, उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। तो इस तरह से फ्लोराइड से हम कार्बन के 4- तक चले तो इस तरह से इसमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर हम इन कंपाउंड्स को कंपेयर करें तो इस तरह से इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, या इसमें देखें तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। या हम अगर देखें कि MgF2, MgO और Mg3N2, तो भी आप इस तरह से देख सकते हैं -1, -2, -3। तो यहाँ पर क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर। बाकी मैंने आपको कोवेलेंट नेचर के बारे में और आयनिक नेचर के बारे में बताया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण इंक्रीज होती हैं और कौन सी डिक्रीज होती हैं। इससे पहले वाले वीडियो में देखोगे तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये टॉपिक बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में। आप देखोगे आपको कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं, उनमें आप पहले चार्ज देखें, उनकी साइज देखें, फिर कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आपको पता है तो आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, एक्वस सॉल्यूशन में जो है उनकी सॉल्युबिलिटी, इनका ऑर्डर बहुत ही इजी गोइंग समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है कि कोवेलेंट कैरेक्टर्स के कारण कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती हैं और कौन कौन सी डिक्रीज होती हैं, कौन से आयनिक कैरेक्टर के कारण इंक्रीज होती हैं। तो वो वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने में हेल्प करेंगे। तो आप इन टॉपिक्स को, इसको जो है फाजान्स रूल या पोलराइजेशन के बारे में आप बहुत अच्छे से समझें, एक एक क्वेश्चन करें, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको अब नहीं जाएगी। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे आयोनिक पोटेंशियल के बारे में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, सी यू अगेन, ओके।